गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिंदी में व्याकरण की, और व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके बारे में हम जान रहे थे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते। तो हमने जाना था कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं स्टूडेंट, वो 3 तरह के होते हैं। आज हम जानेंगे कि वो 3 तरह के वाक्य, 2 तरह के हम पढ़ चुके थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उन 2 वाक्यों को हम पढ़ चुके थे कि वो किस तरह के होते। और आज हम जानेंगे, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मिश्र वाक्यों के बारे में। ये मिश्र वाक्यों में क्या होता है, देखिए इनकी मेन पहचान यही है कि इसमें सब चीज़ मिक्स हो जाती है। अर्थात देखिए संयुक्त वाक्यों में क्या करेंगे, संयुक्त वाक्यों में 2 अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, पर मिश्र वाक्यों में 2 अलग अलग तरह के वाक्य बिल्कुल भी नहीं होते स्टूडेंट्स। अब इनमें होते कैसे? इनमें क्या होता है, देखिए वही वाक्य जो पहला वाक्य होगा उसी के बारे में दूसरा वाक्य भी होगा। जैसे सरल वाक्य में हमने कहा कि सीता नाचती है और राम सोता है, तो वो दोनों अलग वाक्य। सीता नाचती है वो दोनों अलग हो गया, और राम सोता है या जो भी कुछ करता है वो अलग वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि राम की चर्चा हो जाए। अब जो सीता के बारे में बात कही, सीता नाचती है और गाती है, ऐसे वाक्य होते हैं। देखिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि मैंने एक पेन खरीदा जो नीले रंग का है। मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। अब ये नीले रंग का नहीं है लेकिन काले रंग का है। आप समझ सकते हैं कि मैंने एक पेन खरीदा जो नीले रंग का है या फिर जो काले रंग का है। अब मैंने पहला वाक्य देखिए, इसमें क्या है, मैंने एक पेन खरीदा, यहाँ तक एक वाक्य हो गया, ठीक है, एक उपवाक्य हो गया। ये मिश्र वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं इससे? ये मिश्र वाक्य इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्यों में क्या होता है, 2 सरल वाक्य होते हैं, वो पूरे वाक्य होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक उपवाक्य जो होगा उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित, उसी पर आधारित दूसरा उपवाक्य भी होगा, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य में क्या होता है, उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, यहाँ तक एक हमारा उपवाक्य हो गया, मैंने एक पेन खरीदा। और ये जो नीले रंग का है या जो नीला है, जो नीले रंग का है या जो मिल्टन कंपनी का है या जो भी कंपनी का है, जो भी है ना, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप कह सकते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? किसी और वाक्य के, राम और सीता की बात हो रही है। 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रही है कि जो पेन खरीदा उसी के बारे में ये कहा गया है कि ये नीले रंग का है। यस स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? और जैसे देखिए क्या लिख सकते हैं, श्यामलाल, क्या लिख देते, चलो क्या लिख देते हैं, रामलाल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रामलाल जो आवास विकास में रहता है, ठीक है, आवास विकास में रहता है, मेरा मित्र है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मित्र है, ठीक है। देख तो क्या हो गया कि रामलाल जो आवास विकास में रहता है वो मेरा मित्र है, ठीक है। उससे क्या कहा, मेरा मित्र है या वो मेरा मित्र है। अब आप यहाँ पर देखिए कि किसके बारे में बात कही गई है, रामलाल के बारे में कही गई है। रामलाल जो आवास विकास में रहता है, उसकी पहचान भी बता दी, कोई वहाँ पर रहता है, ठीक है, रामलाल जो रहता है। अब ऐसा है नहीं कि ये सो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे ही सोच कर कुछ भी मेरे मन में आ गया वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो रामलाल जो आवास विकास में रहता है, तो रामलाल के बारे में बात कही गई है। उसी के बारे में दूसरी बात कही गई है। देखिए रामलाल जो आवास विकास में रहता है, यहाँ तक एक वाक्य हो गया। दूसरा उपवाक्य हो गया, मेरा मित्र है। क्या है? मेरा मित्र है। तो 2 उपवाक्य मिले, लेकिन जो रामलाल था ना उसी के बारे में ये बात कही गई है, ठीक है। जैसे मैंने कल क्या किया, मैंने कल पुस्तक पढ़ी जो कहानी की है, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक के ही बारे में कहा गया, वो कहानी की पुस्तक थी। तो इस तरह से आपने देखा कि मिश्र वाक्यों में क्या होता है स्वयं, एक वाक्य दूसरे से संबंधित ही होता है। जो पहला वाक्य होगा उसी से संबंधित दूसरा वाक्य होगा। संयुक्त वाक्यों की तरह 2 अलग अलग तरह के वाक्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा या शादी पर जाऊँगा, ठीक है, मैं स्कूल जाऊँगा या शादी में जाऊँगा,
ठीक है, या मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं शादी में जाऊंगा, तो उन्होंने क्या कहा, मैं स्कूल जाऊंगा, या फिर मैं शादी में जाऊंगा, तो मेरे ही बारे में बात हुई। और क्या हो सकता है, बरसात हुई और हम भागने लगे। क्या हुआ, बरसात हुई और हम भागने लगे। लेकिन और आगे यहाँ पर ये अलग अलग हो गए, संयुक्त वाक्यों के हो गए। जैसे बरसात हुई और हम भागने लगे, तो क्या होगा, एक तो ये वाक्य हो गया बरसात हुई, और दूसरा हो गया हम भागने लगे। तो बरसात होना अलग वाक्य हो गया, भागना अलग वाक्य हो गया। तो ये कैसे हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तो इसमें दो अलग तरह के वाक्य हो रहे थे, मिश्र वाक्यों में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसा हो सकता है मिश्र वाक्यों में। देखिए, जैसे हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है। हिरण ही ऐसा वन्य पशु है, एक वाक्य हो गया, हिरण ही ऐसा वन्य पशु है, ये एक वाक्य हो गया जो कुलाचे भरता है। अब कुछ कुलाचे भरता है, कुलाचे भरने के कूद कूद के चलना, ऐसे ऐसे जोर जोर छलांग मार के चलना जिसको कहते हैं। तो क्या हो गया, वो देखिए उसी के बारे में कहा गया, हिरन के बारे में। और वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बरसात हुई और बरसात हुई और वह भाग गया, तो इस तरह से क्या हुआ, बरसात होना अलग हो गया, भागना अलग हो गया, दोनों अलग अलग वाक्य हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, मिश्र वाक्यों में जो पहला उपवाक्य होगा उसी पर आधारित दूसरा उपवाक्य भी होगा। ठीक है, दूसरा उपवाक्य भी होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे कि मैंने एक पेन खरीदा जो नीले रंग का है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए देखे हैं। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बड़े आ रहे हैं। मैंने देखा, एक वाक्य क्या होगा, मैंने देखा। फिर है कि कुछ लोग मेरी ओर बड़े आ रहे हैं, तो मैंने देखा मुझसे ही संबंधित हैं वो लोग जो मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझसे संबंधित ही वो बात हो रही है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्यों में क्या हो गया स्टूडेंट, दो अलग अलग तरह के वाक्य नहीं होते। एक वाक्य जो होता है, पहला वाक्य, उसी से संबंधित दूसरा उपवाक्य भी होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित होता है। अब प्रधान का और आश्रित का क्या मतलब है, आश्रित, या इसको आश्रित को देखिए गौड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौड़, है ना। एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित या गौड़ उपवाक्य होता है। अब प्रधान, आपने देखा होगा, प्रधान कौन होते हैं बताइए जरा। प्रधान जी होते हैं ना गांव में, प्रधान जी ऐसे मतलब कि मूछो वाले, ऐसे इमेज कर लेते हैं, इमेजिंग कर लेते हैं कि मूछे वाले प्रधान जी होते हैं। अब वो जो प्रधान जी होते हैं तो गाँव के क्या होते हैं, वो मुखिया होते हैं, यानी कि मुख्य व्यक्ति होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। और अभी क्या हुआ, प्रधानी के ही इलेक्शन हुए हैं, तो आपको पता ही है प्रधान जी चुनने थे ना सबको। जितने भी लोग गांव में रहते थे उनमें, तो शहर में नहीं होते प्रधान जी, गांव में होते हैं। गांव में एक क्या होता है, सभी लोग, गांव के लोग फिर उनकी बात मानते हैं, उनके द्वारा ही जितने भी विकास कार्य होते हैं वो होते हैं, तो वो प्रधान जी हो गए ना, प्रधान जी। तो ऐसे ही मिश्र वाक्य में एक वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है। एक जो वाक्य होता है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक प्रधान होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आश्रित होगा। ठीक है, प्रधान और आश्रित, आश्रित गौण यानी कि छोटा, उस पर आधारित। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखा, मैंने एक पेन खरीदा जो नीले रंग का है। अब देखिए मैंने एक पेन खरीदा, क्या ये बताइए, मैंने एक पेन खरीदा तो इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, कौन सा गौण या आश्रित हो जाएगा। ठीक है, आश्रित को ही गौण कहते हैं, तो हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए मैंने एक पेन खरीदा, जब मैंने पेन खरीदा ना तभी तो मुझे कलर का पता चला, तो पेन खरीदना मेन हो गया ना, ये प्रधान हो गया। तो क्या हो गया, खरीदना प्रधान हो गया जो नीले रंग का है। अब इसी के बारे में बात हुई तो ये छोटा हो गया। देखिए यहाँ पर ही, अब इसमें ये भी देख सकते हैं आप, प्रधान उपवाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मेन काम क्या है। ठीक है, मेन काम क्या हुआ, या फिर जो वाक्य अपने आप में पूरा हो। अगर हम इसको ही लिखें, देखिए इतना ही करें हम, यहाँ पे इसको मैं ये कर देती हूँ, और मैंने एक पेन खरीदा। ठीक है, अब मैं अगर इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने एक पेन खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से पूरा भी हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। तो मैंने एक पेन खरीदा, ये क्या हो गया, आ जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया था, मैंने एक पेन खरीदा, और हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये कंजक्शन जोड़ दिया, जो, फिर हमने लिख दिया नीले, फिर लिख दिया रंग। ठीक है, रंग का है। अब आपने देखा ये जो वाक्य है इसने जोड़ा, किसने जोड़ा, इसने। ये कौन से समुच्चय बोधक होते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अभी मैं बताती हूँ इनके लिए, पहले हम मिश्र वाक्य को जान लेते हैं। तो ठीक है, जो नीले रंग का है, अब देखो यहीं पर हमारा वाक्य पूरा हो रहा था, इसका मतलब ये वाला वाक्य हमारा, उपवाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रधान हो जाएगा। ये प्रधान जी है गाँव के, और बाकी इनके पीछे चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये गांव के लोग हो गए, अर्थात आश्रित उपवाक्य हो गए, जो इन पर डिपेंड है, जो इनकी बात मानते हैं, जिनके अनुसार ये चलते हैं। यस स्टूडेंट, ठीक है। अब
समझ में आ गया आपको। तो जैसे मिश्र वाक्यों में देखो, अब आप तीनों को फिर से एक बात बता देती हूँ मैं। सरल वाक्यों में क्या होता है, सीधे साधे साधारण वाक्य होते हैं, इनमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई रखी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। संयुक्त वाक्यों में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं। मैंने एक पेन खरीदा और एक कोट खरीदा, तो दोनों अलग अलग तरह के हो जाते हैं ना। तो ठीक है, संयुक्त वाक्यों में दो अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं और किससे जुड़े होते हैं, व्याधिकरण से नहीं जुड़े होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य जिन वाक्यों में, ठीक है, मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है जैसे मैंने अभी बताया, और दूसरा आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य होता है। ठीक है, और ये जो मिश्र वाक्य हैं, चलिए ऐसे भी अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए मिश्र वाक्यों को जो समुच्चय बोधक जोड़ते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ये सारे ही जो मैंने लिखे हैं वो कैसे शब्द हैं स्टूडेंट, अविकारी शब्द हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको। देखिए संयुक्त वाक्यों को कौन जोड़ रहे थे बताइए आपको, मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियो में, आपको वो चीज़ें सारी याद कर लेनी चाहिए थी, वो जितने भी समुच्चय बोधक थे आपको याद कर लेने चाहिए थे, और आपको याद करने ही होंगे क्योंकि मैंने आपको बताए थे। ठीक है, संयुक्त वाक्यों को कौन से समुच्चय बोधक जोड़ रहे थे स्टूडेंट, ये जोड़ रहे थे समानाधिकरण। कौन से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और यहाँ पर मिश्र वाक्यों को कौन से समुच्चय बोधक जोड़ते हैं स्टूडेंट, ये जोड़ते हैं कौन से, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और ये सारे ही क्या होते हैं, अविकारी, ये भी अविकारी है, ये भी अविकारी अर्थात अव्यय शब्द हैं। अब इनमें इन्हें कौन कौन से जोड़ते हैं, देखिए इसलिए, क्योंकि, चूंकि, यदि, तथापि, यद्यपि, मानो, जैसा कि, अर्थात, कि, ताकि, जिससे कि, जो, वह, जिसे, उसे, जिसे, उसे एक ही शब्द है, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो आदि। ये जो कंजक्शन है, ये जो समुच्चय बोधक है, ये किसको जोड़ते हैं, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं और ये मिश्र वाक्यों को जोड़ते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको समानाधिकरण समुच्चय बोधक आपस में जोड़ते हैं, और जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं वह मिश्र वाक्यों को जोड़ते हैं स्टूडेंट। यस, अब इसके अलावा आपने देखा, ये आप समझ गए यहाँ पर संयुक्त वाक्यों में और मिश्र वाक्यों में क्या अंतर है। संयुक्त वाक्यों में क्या है, दो अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्यों में क्या हो जाता है कि इसमें एक वाक्य जो होता है एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसी पर आश्रित दूसरा, ठीक है, तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य का मतलब है ये प्रधान के ऊपर आश्रित है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आश्रित है। तो इस तरह के होते हैं और ये किससे जुड़े होते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यस, अब आपने ये देखा, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको कैसे पहचान करनी है, चाहे तो आप जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है उन सारों को पहचान लीजिए, उन सारों को याद कर लीजिए, चाहे फिर आप ये जो मैंने इतने सारे यहाँ पर लिखे इनको याद कर लीजिए। तो आप देखिए, पहली पहचान तो ये हो सकती है कि आपने कोई भी, अगर आपको ये याद है तो आपने कोई भी वाक्य देखा उसमें अगर ये वाले शब्द आए तो क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा वाक्य है वो मिश्र वाक्य का है, ठीक है, या मिश्र वाक्य है। और अगर आपने समानाधिकरण समुच्चय बोधक याद कर लिए, इनको छोड़ दिया सपोज, तो आपको समानाधिकरण याद है तो आप सोचेंगे भाई संयुक्त वाक्य तो है नहीं, क्योंकि संयुक्त वाक्य को समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ते हैं। और अगर आपने समुच्चय बोधक देखे वो समानाधिकरण है तो संयुक्त वाक्य हो गया, अगर समानाधिकरण नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि ये तो होगा मिश्र वाक्य होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब ये आपने यहाँ तक समझा, अब याद कैसे करेंगे इनको भाई, ये बड़ी समस्या होती है ना याद करना। आप इनमें से कोई एक याद कर लीजिए, या तो समानाधिकरण कर लीजिए या फिर व्यधिकरण कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, देखिए उससे ये होगा, एक तरह के याद हैं आपको कि समानाधिकरण मुझे याद है, अब समानाधिकरण अगर याद है तो आपको पता चल गया संयुक्त वाक्यों में ये आएंगे। अगर वो याद हैं, बाकी के याद नहीं है आपको, तो आप समझ जाएंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक तो ये है ही नहीं इस वाक्य में, तो ये तो मिश्र वाक्य ही होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों भी याद कर सकते हैं। यस, ये हुआ आपका। तो ये थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ इसलिए कि ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट इसलिए कि क्या, इसलिए अब
बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने कल लिखा होगा या उस जो संयुक्त वाक्य वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी इसलिए आया था, यहाँ भी इसलिए आया है। तो मैम ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हुआ होगा, ये आप देख लीजिएगा पूरी लिस्ट। आपको जब आपने लिखा होगा सामान्य अधिकरण, समुच्चय बोधक भी, और ये फिर आप व्यधिकरण भी लिखेंगे, आप देखेंगे कोई भी शब्द रिपीट नहीं होगा सिवाय इसके इसलिए के। ठीक है, तो बिल्कुल अलग अलग है। अब देखिए इसलिए में क्या होता है, अगर ये आता है, क्या आता है, अगर इसलिए आएगा, मिश्र वाक्यों में भी आता है इसलिए शब्द और संयुक्त वाक्यों में भी आता है। लेकिन अगर संयुक्त वाक्यों में इसलिए आएगा तो केवल इसलिए ही आएगा बीच में। जैसे मैं फिसल गया था इसलिए, या मैं धीरे चला था इसलिए ट्रेन छूट गई, मैं धीरे धीरे चला था इसलिए ट्रेन छूट गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताया, इसने परिणाम को बताया। अब यहाँ पर ये क्या बताएगा, इसमें ये मिश्र वाक्यों में ये कारण बताएगा। क्या बताएगा, कारण बताएगा। तो जब ये कारण बताता है इसलिए, तो ये कहाँ पर आता है, ये इसके क्योंकि के साथ आ जाता है। इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी होगा, क्योंकि होगा या की होगा, कोई भी होगा, और इसलिए भी होगा। ये इसकी पहचान है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और आप समुच्चय बोधकों को देखेंगे तो इसलिए के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो एक जगह ये कारण बताता है, इसलिए ऐसा हुआ कि मैं, क्या हुआ था, देखो मैं धीरे धीरे चला था, ठीक है, या मैं देर से घर से निकला इसलिए ट्रेन छूट गई, इसलिए लेट हो गया, कुछ भी कह सकते हैं आपने, मैं धीरे धीरे चला था इसलिए लेट हो गया। अब यहाँ पर इसलिए क्या बता रहा है, कारण को बता रहा है ना। और दूसरे में तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। दोनों जगह इसलिए यूज हुआ, लेकिन एक जगह उसने कारण को बताया और एक जगह क्या किया उसने परिणाम को बताया। ठीक है, कारण को बताएगा तो ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक, और मिश्र वाक्य में आएगा। और आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्योंकि के साथ आपको ये मिलेगा। देखिए जैसे सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। मैंने क्या बताया, ये जो क्योंकि वाला है इसके साथ लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या हो गया, देखिए सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई, ठीक है, नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। आपने देखा यहाँ पर बीमार है, देखिए क्योंकि कंजक्शन भी आया जो व्यधिकरण में आ गया, और इसलिए भी आया, यहाँ पर भी आया। तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे तो वो स्टूडेंट मिश्र वाक्य में आएंगे। अगर यहाँ क्योंकि नहीं होता, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई, तो वाक्य पूरा नहीं होगा। सुषमा स्कूल नहीं गई इसलिए वह फेल हो गई। अगर इस तरह का वाक्य होता, उसमें क्योंकि नहीं होता, तो वो उसमें आ जाता, संयुक्त वाक्यों में आ जाता। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, आप इसको कॉपी पर लिखिए अपनी, और इसको पढ़िए, याद कीजिए, और इस तरह से आपके ये मिश्र वाक्य कंप्लीट हुए। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी मिश्र वाक्यों में कौन कौन से उपवाक्य होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं, उनकी क्या क्या पहचान है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।